प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आज हम एनसीईआरटी की किताबों में कक्षा 6 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत 1 के अध्याय 5 का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अध्याय 5, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। आप अपने स्क्रीन पर इस लड़के की तस्वीर देख सकते हैं जिसका नाम शंकरन है। शंकरन के घर में चुनाव का दिन है। तो आइए देखते हैं। जब शंकरन सुबह उठता है तो देखता है कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। कौन? शंकरन के नाना नानी। शंकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों हैं वोट डालने जाने के लिए। उसके नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और शंकरन से कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। अब क्या होता है, लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं, इसलिए उन्हें इतनी जल्दी थी कि हम पहले जाके वोट करेंगे, अपना शासक चुनेंगे। लेकिन कुछ लोग शासक कैसे बने पहले के ज़माने में, तो हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि ऋग्वैदिक काल में लोगों के द्वारा जन मतलब लोगों के द्वारा बहादुर और कुशल योद्धाओं को सरदार बनाया जाता था। लेकिन फिर ऋग्वैदिक काल के बाद आता है उत्तर वैदिक काल, तो तब राजा कैसे बनाए जाते थे आइए देखते हैं। और ऋग्वैदिक काल क्या है? 3500 वर्ष पूर्व का है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, जब ऋग्वेद की रचना भी हुई और 3000 साल पहले फिर ऋग्वैदिक काल के बाद आया आपका उत्तर वैदिक काल। अब हम इधर पढ़ते हैं कि बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे। हमने अध्याय 4 में यह पढ़ा है कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। तो ये जो 3000 साल पहले परिवर्तन हुआ वो उत्तर वैदिक काल कहलाया। ठीक है दोस्तों, जब बाकी 3 वेदों की रचना हो रही थी, उस काल को हम उत्तर वैदिक काल कहते हैं। अब देखिए, अश्वमेध यज्ञ की सहायता से क्या होता था, जो बड़े बड़े आपने अभी ऊपर पढ़ा कि कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए, तो वह बड़ा यज्ञ कौन सा था? अश्वमेध यज्ञ। यदि आपने रामायण देखी होगी तो आपको अश्वमेध यज्ञ के बारे में काफ़ी सारी जानकारी मालूम होगी। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था, इसमें घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। ठीक है, जैसे इसीलिए लव कुश जो थे, लव कुश कौन थे? भगवान राम के पुत्र थे। वो जंगल में रहते थे और भगवान राम अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, जिसकी वजह से उनका घोड़ा क्या विचरण पर निकला हुआ था और उस चुनौती को उन्हें पता था लव कुश को, इसलिए उन्होंने घोड़े रोक लिए और फिर भगवान राम से युद्ध भी किया। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। अब जो राजा हार मान लेते थे, ये मान लेते थे कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा हमसे ज़्यादा शक्तिशाली है, तो उन्हें यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था और पुरोहितों को इस यज्ञ के बदले क्या दिया जाता था? कुछ उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। इस यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। तो विशिष्ट जो पुजारी होते थे, पुरोहित, उन्हें भी उपहार दिया जाता था पूजा के यज्ञ के बदले, और जो राजा आते थे जिन्हें आमंत्रित किया जाता था वो अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा को भी उपहार लेकर आते थे उसके लिए। अब इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था, उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के विशेष आसन पर बिठाया जाता था। आप याद रखिएगा कि अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा को बाघ की खाल के एक विशेष राज सिंहासन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी उसका सहचर होता है। युद्ध क्षेत्र में सहचर मतलब क्या हुआ? जैसे आज का पर्सनल असिस्टेंट होता है या फिर सेक्रेटरी, वैसे तब के ज़माने में सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा के गुणों, युद्धों और विजयों का क्या करता है? गुणगान करता है। गुणगान मतलब आप समझ गए होंगे कि उसके गुणों का बखान करता है। राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी रानियां तथा पुत्रों को भी कई छोटे अनुष्ठान करने होते हैं। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष अथवा वैश्य जैसे समान लोग उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे, उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। आप याद रखिएगा, ये जो वैश्य है, विष आया, विष को ही वैश्य बोलते हैं। तो हिंदी वर्ण व्यवस्था में, जाति वर्ण व्यवस्था में वैश्य का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। और वर्ण कितने होते हैं? 4 वर्ण होते हैं। अभी हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे यहाँ पर। और इसके बारे में पिछले बार मैंने आपको जानकारी थी वैश्य के बारे में, फिर से बता देता हूँ कि वैश्य हिंदू धर्म की एक जाति है, और मैं बताया कि ये वर्ण में किसका कौन सा स्थान है? इसका तीसरा स्थान है। और वैश्य समुदाय को लक्ष्मी पुत्र भी कहा जाता है, और इनकी कुल देवी कौन है? माता लक्ष्मी ही होती हैं। और पिता कौन है? पिता भगवान विष्णु।
और आप ये बात ध्यान दीजिए कि वैश्य का मूल अर्थ क्या होता है, तो वैश्य का मूल अर्थ होता है बसना। अब आपके लिए क्वेश्चन है सामने, ये क्वेश्चन है, इस यज्ञ में उपस्थित होने वालों की एक सूची बनाओ, पेशे के आधार पर वहाँ कौन कौन से वर्ग शामिल थे। तो देखिए वहाँ पे ब्राह्मण शामिल थे, पुरोहित, विशिष्ट पुरोहित, फिर क्षत्रिय भी शामिल थे जो अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, फिर कुछ विष आपके या वैश्य भी आए होंगे, जिन्हें जो विष या वैश्य हम किन्हें कहते हैं, जो व्यापारी, पशुपालक, ये सब जो सबसे नीचे वाले वर्ग से थोड़ा ऊपर थे। अब देखिए वर्ण, अब हम पढ़ेंगे वर्ण। इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ठीक है, कब? 3000 वर्ष पहले। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। मैंने अभी आपको पहले भी बताया था। इनके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल हैं। सबसे पहले ऋग्वेद रचा गया, इसकी रचना 3500 वर्ष पूर्व हुई। उसके बाद 3000 वर्ष पूर्व के बाकी 3 वेदों की रचना हुई, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, और बाकी और अन्य ग्रंथों की भी रचना 3000 वर्ष पूर्व हुई। ये आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं। ठीक है, इनमें से सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। सामाजिक नियम कैसे कैसे जीना है, क्या किसको बोलना है, ये सब कुछ। उस समय समाज में कई समूह थे जिन्हें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्राहक निर्धर थे। अब देखिए यहाँ पे वर्ण बताता है। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया था। किसने विभाजित किया? पुरोहितों ने। ये आप याद रखिएगा। जिन्हें वर्ण कहते हैं, वर्ण वही जाति आपकी। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। पहला वर्ण ब्राह्मणों का था। तो ब्राह्मण लोग क्या करते थे? वेदों का अध्ययन करते थे और यज्ञ करना उनका काम था। जैसे अश्वमेध यज्ञ, उन्हें विशिष्ट पुरोहित के रूप में आमंत्रित किया जाता था इस यज्ञ को करने के लिए। और यज्ञ को करने के बाद उसके बदले उन्हें क्या मिलता था? उपहार मिलता था। दूसरे स्थान शासकों का होता था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता है। ठीक है, उनका काम क्या था? क्षत्रियों का काम युद्ध करना था और लोगों की रक्षा करना था। अब तीसरे स्थान पर कौन थे? विश्य या वैश्य। अभी मैंने आपको ऊपर ही बताया। इनमें कौन आते थे? कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। याद रखिएगा, वैश्य में कौन कौन आते हैं? कृषक, पशुपालक और व्यापारी। आगे बढ़ते हैं। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। तो वैश्य तक था यज्ञ कर सकते थे और ब्राह्मण तो यज्ञ करवाते थे, वो क्या करेंगे। ठीक है, वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। किसका था? शूद्रों का, यानी जो सबसे निर्धन और गरीब होते थे। इनका काम अन्य 3 वर्णों की सेवा करना था। ये जो होते थे केवल सेवा करने के लिए होते थे, सबसे निम्न जाति के रहे। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। प्रायः औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का भी अधिकार नहीं था। तो आप याद रखिएगा कि महिलाओं को भी कैसे माना गया? शूद्रों की तरह माना गया। आइए आगे बढ़ते हैं। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता है। पुरोहित क्या मानते थे कि जैसे जिस वर्ण में तुम जन्म लिए हो, तो जन्म लेने वाला बच्चा भी उसी वर्ण का कहलाएगा। अगर ब्राह्मण में तो ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बच्चा क्षत्रिय, और वैश्य का बच्चा वैश्य, और निर्धन का बच्चा निर्धन, शूद्र। उदाहरण के तौर पर ये वही चीज़ बताई गई है। और जो बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। ठीक है, अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्राहक शामिल थे, जो बिल्कुल ही सामाजिक स्थिति जिनकी बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, केवल वो खाते थे और बस हो गया। साथ ही इनमें वे लोग भी आते हैं जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते हैं। शूद्रों में और कौन कौन आते हैं? जो शवों को जलाने और दफनाने का काम करते हैं। इन लोगों के संपर्क को अपवित्र माना जाता था, वही अछूत्र, अनटचेबिलिटी। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई हुई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, MCQs में आपको ये काम देगा। याद रखिएगा कि कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई इस वर्ण व्यवस्था, ये जाति व्यवस्था जो उन्होंने 4 वर्णों में विभाजित किया था, इसको नहीं माना काफ़ी लोगों ने। ठीक है, अब कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण को सही नहीं मानते थे। ये बिल्कुल अच्छी बात थी, जो जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं होता। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की, बिल्कुल सही किया उन्होंने। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी, जहां पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। MCQ में आपको ये ध्यान देना होगा, ये याद रखिएगा कि पुरोहितों का प्रभाव बहुत सीमित था। कहाँ? पूर्वोत्तर भारत में। याद रखिएगा, पूर्वोत्तर कहाँ है? पूर्व और उत्तर इधर, ये आपका है, याद रखिएगा। ये आप मत बोलिए कभी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो यहाँ पूर्वोत्तर भारत।
आइए आगे बढ़ते हैं। जनपद, अभी हम कुछ जनपदों के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद महाजनपदों के बारे में भी पढ़ेंगे। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। ठीक है, अब वो लोगों के राजा से बढ़ के जनपदों के राजा होने लगे। जनपद का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है लोगों के बसने की जगह। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 पृष्ठ 49 में दिखाए गए हैं। अभी हम उनको विस्तार से पढ़ेंगे, पहले ये पैराग्राफ कंप्लीट कर लेते हैं। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख हैं। तो आप प्रमुख जनपदों के नाम याद कर लीजिए, केवल जनपद याद रखिएगा, जनपद, महाजनपद नहीं, जनपद। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर, तो पुराना किला, हस्तिनापुर और एटा जिले के पास अतरंजी खेड़ा, ये 3 स्थान है, याद रखिएगा। पुराना किला, हस्तिनापुर और अतरंजी खेड़ा। ठीक है, खुदाई से पता चलता है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। ठीक है, याद रखिएगा। आपके लिए क्वेश्चन है, क्या इस सूची में तुम्हें किसी ऐसी फसल का नाम मिला है जिसका उल्लेख अध्याय 3 में नहीं? तो जी बिल्कुल मिला है। गन्ना जैसी फसल का उल्लेख हमें पिछले अध्याय में नहीं देखने को मिला था। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे जनपद जब रहता था आपका। इसमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। देखिए, धूसर रंग होता है और एक लाल रंग होता है। धूसर रंग आप देख सकते हैं इस पात्र में है, ये आपका धूसर रंग, इसे कहते हैं चित्रित धूसर पात्र। ये रहा आपका चित्रित धूसर पात्र। ठीक है, इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसा कि नाम से ही विदित होता है कि इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में हैं। देखिए, सरल रेखा और ज्यामितीय आकृति कैसी है, ये देखिए, सरल सरल रेखाएं और ज्यामितीय आकृति बनी हुई, धूसर रंग का है और लाल रंग के भी होते हैं। आपके सामने धूसर रंग का पात्र प्रस्तुत था। अब हम पढ़ेंगे महाजनपदों के बारे में। सबसे प्रमुख महाजनपद मगध, ठीक है, वज्जी, अंग, इन सब के बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। देखिए, अब मानचित्र 4 में हम कुछ महाजनपदों को देखते हैं। जैसे ये आपका मगध महाजनपद है, इसकी राजधानी राजगृह, वर्तमान राजगीर के नाम से जाने जाती है, जो कि अभी भी बिहार में है। और पाटलिपुत्र भी क्या है आपका मगध की राजधानी थी, जिसे वर्तमान पटना के नाम से जानते हैं, जो कि बिहार की राजधानी भी है। ये आपका वज्जी है और वज्जी की राजधानी ये आपकी वैशाली है। कौन सी है? वज्जी की राजधानी, ये वज्जी महाजनपद था, इसकी राजधानी वैशाली होती थी। और ये आपका अंग महाजनपद है, जिसकी राजधानी क्या होती थी? चंपा, याद रखिएगा, चंपा। ठीक है, अब यहाँ पे एक वत्स भी होता था जो अभी नहीं है। फिर इन सब के बारे में अभी आगे पढ़ेंगे। ये दक्षिण भारत की आपकी 5 प्रमुख नदियाँ हैं, गोदावरी, कृष्णा नदी, तुंगभद्रा, पेन्नार और कावेरी नदी, ये आप याद रखिएगा। यहाँ पे आपकी बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, याद रखिएगा। और ये देखिए, सिंधु नदी की 5 सहायक नदियाँ हैं, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज नदी, ये आप याद रखिए। इनके पुराने नाम मैंने आपको बताए हैं, तो आप कमेंट सेक्शन पे मुझे सिंधु नदी की 5 सहायक नदियों के पुराने नाम कमेंट करके बताइए। आइए अब हम इधर अपने पैराग्राफ कंप्लीट करते हैं। तो अधिकतर महाजनपद कैसे होते थे? इनकी एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट तथा पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया था। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि का प्रदर्शन करते थे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था। ऊंची ऊंची दीवारें होती थी, जिससे हम दूर से आने वाली सेनाओं को भी वो भाप लेते थे, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, सब नज़र रखी जाती थी गुप्तचर के माध्यम से। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री, पुरुष तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इनके संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। अब राजा सेना रखने लगे थे। ठीक है, अब याद रखिएगा कि ये जो आपका उत्तर वैदिक काल है 3000 वर्ष पूर्व का, तो इसमें क्या थे? राजा सेना रखने लगे थे। ठीक है, सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों पृष्ठ 84 पर देखो, तो पृष्ठ 84 पर नहीं, आप अपनी स्क्रीन पर ही आहत सिक्कों को देख सकते हैं। ठीक है, इन सिक्कों के बारे में हम अध्याय 8 में पढ़ेंगे। अब आपके सामने एक प्रमुख क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। महाजनपदों के राजा ऋग्वेद में उल्लेखित राजाओं से किस प्रकार भिन्न थे? 2 अंतर बताओ। तो 2 प्रमुख अंतर इस प्रकार हैं। पहला अंतर तो ये है कि महाजनपदों के राजा महलों में रहते थे। ठीक है, और उनकी बड़ी बड़ी राजधानियाँ होती थी, जैसे मगध महाजनपद। जबकि ऋग्वेद के राजा ना तो बड़े महलों में रहते थे और ना ही उनकी बड़ी बड़ी राजधानियाँ होती थी। और दूसरा कारण प्रमुख क्या है
कि महाजनपदों के राजाओं के पास बड़ी बड़ी सेनाएं होती थी, जबकि ऋग्वेद के राजाओं के पास कोई सेना नहीं होती थी। ये आप याद रखिएगा, दो प्रमुख अंतर हैं। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। ये महाजनपदों की ऊंची ऊंची दीवारें हैं। देखिए ये कौशाम्बी किले की है। ठीक है, कौशाम्बी किसकी है? वज्जी की। नहीं, वत्स की है, याद रखिएगा, वत्स की राजधानी है, सॉरी, कौशाम्बी महाजनपद की आपकी राजधानी क्या है? वत्स है। और वज्जी की क्या है? वज्जी की आपकी वैशाली है। तो कौशाम्बी किले की दीवार है, ये कौन से किले की है? कौशाम्बी किले की। यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार का अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था। याद रखिएगा। कर, अब देखिए जैसे अभी कर लगाया जाता है, वैसे पहले भी कर लगाया जाता था। कब? महाजनपदों के टाइम पे। अभी कैसा कर लगता है? इनकम टैक्स वाला कर तो आप जानते ही होंगे, वैसे ही कुछ। अभी क्यों कर लगता है? सरकार जो भी काम करती है तो सबको चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, तो कर के माध्यम से काफ़ी उसका हिस्सा, जो हमारा रुपया पूरा होता है उसका कर में 1 रुपये जो आपका अपना होता है 100 पैसे, ये इसमें कर का काफ़ी योगदान रहता है। ठीक है, वैसे पहले भी था। तो आइए पढ़ते हैं हम आगे। जनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे। अच्छा, ये जो 1 रुपया है, इसका जो 100 पैसे, इसका डिवाइड कैसे होता है? इकोनॉमिक्स जब हम कवर करेंगे तब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखिए, महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना भी रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। प्रचुर मतलब काफ़ी सारे संसाधन चाहिए होते थे। इसके लिए वे क्या करते थे? तो इसके लिए कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। अब पहले के राजा थे, उपहार जो मिला उसी से काम चला लिए, ना तो उनके पास बड़ी बड़ी सेनाएं थी, ना इतने बड़े बड़े किले बनवाने थे, ना खूब सारे कर्मचारी चाहिए थे, कोई खर्चा नहीं था। लेकिन महाजनपदों में ये सब चालू हो गया, ये आप याद रखिएगा। अब देखिए कर कैसे लगाते थे पहले। फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। वैसे लोग, कृषक किस में आते हैं? वैसे में, ये आप याद रखिएगा, भूले तो नहीं। कृषक, पशुपालक और व्यापारी वैसे में आते थे। प्रायः उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। ठीक है, याद रखिएगा, ये 1.6 है, आपको MCQ में पूछा जाएगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा, 1/6 बताइएगा। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए हैं, जो प्राय श्रम के रूप में चुकाए जाते थे, जैसे कि एक बुनकर, लोहार तथा सुनार को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना होता था। इस प्रकार उन पर कर लगा हुआ था। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। जैसे अगर पशुपालक है, उसकी गाय दूध दे रही है तो दूध देना होता था उसे। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता है, जैसे कि आज भी होता है, GST लगता है अब तो। आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। अब जंगल से वो क्या वस्तु लाते रहेंगे बताइए? तो आपके सामने एक क्वेश्चन है कि आखेटक तथा खाद्य संग्राहक राजाओं को क्या देते होंगे? तो आखेटक तथा जो ये खाद्य संग्राहक होते थे, तो आखेटकों को हम सरल भाषा में शिकारी भी कहते हैं। और वे राजाओं को जड़ी बूटियां, हिरण और बाघों की खाल, हाथी के दांत जैसी अन्य अद्वितीय चीज़ों को देते रहे होंगे। अब देखिए कृषि में परिवर्तन भी आया था जब हम आगे बढ़
पत्थर की अपेक्षा, तो वो ज़्यादा मजबूत होंगे और ज़्यादा घातक साबित होंगे। अब देखिए राजाओं, मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु हुए। अब देखिए जो बिंबिसार और अजातशत्रु हैं, तो बिंबिसार का पुत्र कौन था? अजातशत्रु है, ठीक है। और ये जो अजातशत्रु है उसने मगध का शासन अपने हाथों में कैसे लिया? तो अपने पिता बिंबिसार की हत्या करने के अजातशत्रु ने मगध का शासन अपने हाथों में लिया था, ठीक है। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। ये बिंबिसार, ये पिता, और ये बेटा अजातशत्रु, ये दोनों ही दूसरे जनपदों को जीतने के लिए कोई भी संभव साधन हो उसे क्या करते थे? अपना लेते थे। अब महापद्मनद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। आप याद रखिएगा कि मगध के 3 महत्वपूर्ण शासक थे, बिंबिसार, अजातशत्रु पिता और पुत्र, और महापद्मनद एक और राजा थे, 3 राजा थे, ठीक है। मैं MCQ में आपको बहुत काम देगा। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगृह, आधुनिक राजगीर, यह अभी आपको मैंने पहले बताया, जो कि ये राजधानी थी, ठीक है। कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र, आज का पटना, को राजधानी बनाया गया। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। 2300 साल से पहले की बात है कि मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था, ठीक है। सिकंदर कौन था? मैसिडोनिया का राजा था, इसके बारे में आपने सुन रखा होगा। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया, ठीक है। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। आपको पता है अभी जंगलों से हाथियों को प्रशिक्षित करके सेना में शामिल किया जाता था, ठीक है। व्यास नदी का पूरा नाम विपाशा, ठीक है। और सतलुज नदी का शत्रुदी। 2 तो मैंने ही बता दिए, बाकी बचे 3 आप कमेंट सेक्शन में बताइए। इन सेनाओं और ऋग्वेद में निम्नलिखित उल्लेखित सेनाओं के बीच तुम्हें क्या अंतर दिखता है? तो अंतर क्या है इन सेनाओं, उनके सेनाओं के बीच में, बताइए। महाजनपद की सेना और ऋग्वेद की सेना में क्या अंतर होगा? तो आपका ऋग्वेदिक काल में जो सेना है वहाँ तो सेना ही नहीं होती थी, तो इन सेनाओं से हम उनकी तुलना कैसे कर देंगे, ठीक है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। वज्जी। वज्जी क्या था? आपका गढ़िया संघ था, ठीक है। आप ये याद रखिएगा, गढ़िया संघ। इसके बाद अब गढ़ क्या होता है? तो गढ़ का शब्द का प्रयोग हम क्यों करते हैं? गढ़ शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है, ठीक है। जिस समूह में काफ़ी सारे सदस्य हैं वो क्या कहलाता था? आपका गढ़ कहलाता था, ठीक है। अब क्या संघ क्या है? संघ अर्थात सभा। संघ का मतलब क्या होता है? सभा। सभा तो आप जानते ही होंगे, सभा। वज्जी। अब वज्जी की राजधानी क्या थी? आपको मैंने बताया था, वज्जी की राजधानी वैशाली, वर्तमान बिहार, ठीक है। आइए हम वज्जी गढ़ के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था 200 साल के अंदर, ठीक है, याद रखिएगा। उसके नज़दीक ही वज्जीराज था, जिसकी राजधानी वैशाली, वर्तमान बिहार थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गाड़िया संघ के नाम से जाना जाता था। गाड़िया संघ में कई शासक होते थे, एक शासक नहीं होता था। गाड़िया संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक शासन करते थे जिसमें प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था, ठीक है। एक साथ शासन करते थे, ठीक है। काफ़ी सारे लोग जो थे राजा कहलाते थे। यहाँ एक सबका मत लेकर कोई निर्णय लिया जाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास तथा कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। इनको सबसे नीचे का माना जाता था, इसलिए नहीं ले सकते थे। जैसे अभी भी घर पे बड़े बुजुर्ग जब बैठे होते तो बच्चे दूर होते हैं। बुद्ध तथा महावीर, इनके बारे में हम अध्याय 6 में पढ़ेंगे। दोनों ही गढ़ या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिला है। आइए अब इसके बारे में थोड़ा सा, एक आपकी किताब है उसके बारे में बताया है कि वज्जी संघ का यह वर्णन दीघ निकाय में मिलता है, ठीक है। ये जो वर्णन हमने अभी वज्जी संघ का पढ़ा है, वज्जी क्या संघ या गण कहलाता है, तो इसका वर्णन हमें कहाँ मिला है? याद रखिएगा, दीघ निकाय में। कहाँ मिला है? दीघ निकाय में, ये याद रखिए। अब दीघ निकाय कहाँ से लिखा है? तो दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। इसे लिखा किसने? तो आपके बौद्ध ने लिखा, ठीक है, जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। किसे? दीघ निकाय को। किसको? दीघ निकाय को। और दीघ निकाय में ही आपके वज्जी संघ की क्या मिली है? ये वर्णन मिला है जो आपके सामने अभी प्रस्तुत हुआ, जो आपने अभी पढ़ा। अब देखिए, अजातशत्रु और वज्जी संघ, इन दोनों के बीच जो मगध राज्य था, तो उन्होंने तो कोशिश की होगी वज्जी संघ को अपने राज्य में मिलाने की। तो देखिए क्या कोशिश की थी राजा बिंबिसार ने। बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने किया था। अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहता था,
उन्होंने अपनी मंत्री वस्त्रकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। ठीक है, उस समय बुद्ध भी थे। तो अजातशत्रु ने अपने मंत्री किसको, वस्त्रकार को, एमसीक्यू में आपका ये आएगा तो आप याद रखिएगा कौन था मंत्री, वस्त्रकार। तो वस्त्रकार को बुद्ध के पास उन्होंने सलाह के लिए भेजा। तो बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं। तो देखिए किसने पूछा, बुद्ध ने अजातशत्रु के मंत्री वस्त्रकार से पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। उन्हें पता चला कि ऐसा होता है तो उन्होंने बताया कि हाँ, उनकी सभाएं नियमित रूप से होती हैं और सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, मेलजोल से रहेंगे, आपस में मिलजुल कर रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। तो देखिए कुछ मूल सिद्धांत होते हैं हमेशा सक्सेस होने के लिए, तो ये बता रहे हैं 4 ये हैं, आगे भी शायद हो। ठीक है, आगे हैं, आगे और भी हैं। तो इन मूल सिद्धांतों का अगर वे पालन करते रहेंगे तो उन्हें कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, वे जैसे हैं वैसे स्थिर बने रह सकेंगे। आक्रमण करने से पहले अजातशत्रु ने इसीलिए बुद्ध की सलाह ली थी। देखिए और क्या है मूल सिद्धांत, वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। ये भी जो वज्जी मतलब वज्जी के जो लोग होते थे वो महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, आप समझ जाएंगे दोस्तों, होशियार हैं। और उन्हें बंधक भी नहीं बनाएंगे। शहरों तथा गाँवों में चैत्यों का रखाव करेंगे। चैत्य क्या होता है दोस्तों, जो जैसे हमारे मंदिर होते हैं जहाँ हमारे भगवान होते हैं हम उन्हें मंदिर कहते हैं, तो ये चैत्य जो होता है ये किसका मंदिर होता है, बौद्धों का मंदिर। ठीक है, विभिन्न मातावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। देखिए मातावलंबी क्या होता है, जो उनका जिसका हम पालन करते हैं। ठीक है, अगर वो बौद्ध को पालन कर रहे हैं, अनुयायी उसके, तो ऐसा है कि किसी भी धर्म के अनुयायी जो होते हैं वही मतावलंबी उनका सम्मान करेंगे। जैसे संत है, ये आपको संत भी बताया गया है, तो जैसे हमारे जो संत जो हमें उपदेश देते हैं हम उनके उपदेशों को मानेंगे और उनका पालन करेंगे। अब देखिए कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। ठीक है, कि जैसे कौन सा संत था आपका, सबसे महत्वपूर्ण संत था आपका वज्जी संत, जिसकी क्या थी राजधानी, आपकी राजधानी क्या थी, याद करिए जल्दी से, तो वैशाली बिहार थी। ठीक है, आइए हम चलते हैं अन्यत्र में। और क्या है, एक सबसे महत्वपूर्ण जानकारी तो आप छोड़ ही दे रहे हैं, इसके बावजूद उनका राज अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। ये मूल सिद्धांत उन्होंने पालन किया, इसका वजह से 1500 साल तक चलता रहा, जबकि मगध केवल 200 साल में ही अच्छा स्टैंड हो गया था। उसके बाद गुप्त शासकों ने गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। इनके बारे में हम 10वें अध्याय में पढ़ेंगे। ठीक है, याद रखिएगा कि 1500 साल तक कौन सा राज्य संघ चला, आपका वज्जी संघ आपका 1500 सालों तक चलता रहा। और उसके बाद गुप्त शासकों ने गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। अजातशत्रु ने करना चाहा लेकिन नहीं कर पाया। किसने किया, गुप्त शासकों ने, ये आप याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। आइए आगे, और गुप्त शासकों के बारे में हम अध्याय 10 में पढ़ेंगे। अब अन्यत्र, मैंने आपको बताया अन्यत्र क्या है, आपका वही है जो हमारे उपमहाद्वीप में कुछ और चीज़ें घट रही थी, तब दूसरे देशों में क्या हो रहा था उसके बारे में इसमें जानकारी होती है। अपने एटलस में यूनान और एथेंस को ढूंढो, तो इस चित्र में आप यूनान और एथेंस के ढूंढ सकते हैं। बाकी का आप चाहें तो पढ़ सकते हैं खुद से, ऐसे और एक पैराग्राफ ऐसे पॉज करके पढ़ सकते हैं आप। आइए आगे बढ़ते हैं। आओ याद करें, पहला क्वेश्चन है सही या गलत बताओ। तो इससे पहले हम एक क्वेश्चन शायद भूल रहे हैं, आपका सामने ये क्वेश्चन है कि वज्जी संघ अन्य महाजनपदों से कैसे भिन्न था, कम से कम 3 अंतर बताओ। तो वज्जी संघ और अन्य महाजनपदों में प्रमुख अंतर ये थे कि वज्जी संघ में लोग सलाह मशवरा करके कोई काम करते थे। ठीक है, जबकि महाजनपदों के राजा स्वेच्छा से कार्य कर सकता था। ठीक है, महाजनपद के राजा केवल उनका अकेले का निर्णय होता था। ठीक है, और वज्जी संघ में पूर्ण और निर्मित सभाएं आयोजित की जाती थी, जबकि महाजनपदों के राजा सलाह तो लेते थे लेकिन काम खुद से करते थे, उनके ऊपर खुद के ऊपर डिपेंड करता था। ठीक है, अब आपके सामने ये पहला क्वेश्चन है कि सही या गलत बताओ। तो पहला है अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को अपने राज्य से गुजरने की छूट देने वाले राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। बिल्कुल सही, आपका पहला कथन सही है। वे मान लेते थे कि जो अश्वमेध यज्ञ कर रहा है राजा वो हमसे ज़्यादा शक्तिशाली है। दूसरा क्या है, राजा के ऊपर सारथी पवित्र जल का छिड़काव करता था। तो ये गलत है, राजा के ऊपर सारथी का जल का छिड़काव नहीं करता था, विशेष जो पुरोहित होते थे वे पवित्र जल का छिड़काव करते थे। ठीक है, तीसरा क्या है, पुरातत्वविदों को जनपदों की बस्तियों में महल मिले हैं, गलत, ये नहीं मिले हैं। अब चौथा क्या है, चित्रित धूसर पात्रों में अनाज रखा जाता था, ये भी आपका गलत है। और पाँचवा क्या है, महाजनपदों में बहुत से नगर किला बंद थे। तो ये आपका पहला और पाँचवा सही है, बाकी ये 3 गलत हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है
कि नीचे दिए गए खानों में निम्नलिखित शब्द भरो। तो ये आप खुद ही कर लीजिए, आखेटा, संग्राहक, कृषक, व्यापारी, शिल्पकार, पशुपालक, इनको आप भर लीजिए खुद से ही। समाज, अब तीसरा क्वेश्चन है आपका कि समाज के वे कौन से समूह थे जो गणों की सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। तो आपको पता है स्त्री, ठीक है, दास, है ना, और कम्मकार लोग। कौन? कम्मकार लोग। कम्मकार कैसा? कम्मकार, ये लोग क्या है, सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। कौन कौन से? स्त्री, दास और कम्मकार लोग गणों की सभा में हिस्सा नहीं ले सकते थे। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।